अभी आज अंतिम प्रकार के ठोस पर चलते हैं जिसका नाम है मेटेलिक सॉलिड, या आप उसको धात्विक ठोस भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने कहा भी था कि अगर आप किसी भी प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीजें तो पहले से पता होनी चाहिए। जैसे आप जो भी ठोस पढ़ने वाले हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं या अवयवी कणों का कार्य कौन करता है। तो जब कभी भी मेटेलिक सॉलिड का नंबर आ जाए, आप इस बात को ध्यान रखें, अवयवी कणों का कार्य करते हैं दो प्रकार के कण। पहला धातु का धनायन और दूसरा अवयवी कण का कार्य करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात एक धात्विक ठोस केवल और केवल दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। पहला कण उसमें से होता है धातु का धनायन और दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। उस धात्विक ठोस में कोई तीसरे प्रकार का पार्टिकल नहीं पाया जाता या तीसरे प्रकार का अवयवी कण नहीं पाया जाता। पूछ लेता है कभी कभी कि अवयवी कण तो आपने बता दिया, आप हमको ये बता दीजिए कि अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल, उस आकर्षण बल को आप क्या कहते हैं? ये जरूर ध्यान रखना, कभी कभी आकर्षण बल को आबंध भी कहा जाता है। तो अगर आकर्षण बल लिखा है ठीक है, आबंध लिखा है तो भी ठीक है। तो धात्विक ठोस में अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं धात्विक बंध। धात्विक बंध, जिसको एक और नाम से जानते हैं, अगर अंग्रेजी में जाओगे तो मेटेलिक बॉन्ड। अब सबसे पहली बात हम यह समझना चाहेंगे कि अवयवी कण में जान गया, अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल में जान गया, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि धात्विक बंध आखिर होता कैसा है या कहां पर अप्लाई होता है। तो उसके लिए देखो एक मेटल के फिगर को यहां बनाकर देखते हैं। मैंने मान रखा है कि मेरे पास एक धातु का टुकड़ा है। देखो ये धातु का टुकड़ा है। धातु के टुकड़े को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि सभी चीजों को हम वहां समझ सकें। तो मेरे पास देखो धातु के टुकड़े में ये धातु का परमाणु है, ये धातु का परमाणु, ये बहुत सारे धातु के परमाणु हैं और इन सभी धातु के परमाणुओं के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, धातु का जो परमाणु होता है इसकी विशेषता होती है धातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? त्याग। तो अगर ये परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो इस पर आवेश कैसा आ जाएगा? धनावेश। अगर ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो धनावेश, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने का नेचर ही होता है। अगर ये सारे के सारे परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो इन समस्त धात्विक परमाणुओं पर आ जाएगा धनावेश। और जब कभी किसी परमाणु पर धनावेश आ जाता है उसको परमाणु नहीं बल्कि धनायन कहा जाता है। याद रखना इस बात को, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता या ग्रहण करता है, इन दोनों ही परिस्थितियों पर परमाणु पर आता है आवेश। त्यागने पर धनावेश और ग्रहण करने पर ऋणावेश। तो जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागे धनावेश आए, अब हम इसको परमाणु नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? धनायन। और क्योंकि धातु के परमाणु द्वारा बनाया गया धनायन है, हम इसका पूरा नाम बोलेंगे धातु का धनायन। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे भी तो होंगे। तो अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कहां है? तो धातु के परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान पर ही इलेक्ट्रॉनों ने अपना स्थान ग्रहण कर रखा होगा। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आप इसको बना सकते हो। और मैं क्या करता हूं कि मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को बनाने की कोशिश नहीं करता हूं, लेकिन हां कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लेते हैं जिससे हमको ये पता तो चल जाए कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर हैं, धातु के आयन से बाहर हैं। जब तक ये इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणु के अंदर रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते और इस कारण से हम इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जैसे धातु का आयन बनता है, धन आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन धातु से मुक्त है, धातु से बाहर है। और मुक्त का मतलब है अब ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है? गति कर सकता है। और इस गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर होता है वो मुक्त नहीं होता। मुक्त कब होता है? जब वो धातु का परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणु से बाहर आ जाता है।
अब ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे धातु के टुकड़े में घूमने के लिए फ्री है, और जब पूरे टुकड़े में घूमने के लिए फ्री है तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को कौन से इलेक्ट्रॉन कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा कि सर जी ये क्या है, तो हम इसको बताएंगे कि बेटा ये है धातु का धनायन। और ये जो आपके को दिख रहा है छोटा सा पार्टिकल, इसको केवल इलेक्ट्रॉन मत लिखना बेटा, क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है क्या धातु के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा होगा? बचे होंगे अभी भी, क्योंकि एक धातु का टुकड़ा सारे इलेक्ट्रॉनों को नहीं त्यागता है अपने। अरे मैं तो ये कहता हूं एक धातु का टुकड़ा जो होता है या एक धात्विक परमाणु जो होता है वो अपने केवल कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, बाकी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो अपने पास ही रखता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी इसके अंदर भी होंगे, वे इलेक्ट्रॉन को आप मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे। तो जब वहां लिखने का नंबर आए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। कहते सर जी आकर्षण बल आप कह रहे थे, धात्विक बंध आकर्षण बल सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होगा? ऋण। मैं बना नहीं रहा, आप समझो केवल इस बात को। जैसे इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन देख लें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन देख लें, इस इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाला भी धातु का धनायन अपनी ओर आकर्षित करेगा और नीचे वाला भी धातु का धनायन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले धातु के धनायन से भी अपना बॉन्ड बना लेगा और नीचे वाले भी धातु के धनायन से अपना बॉन्ड बना लेगा। सेम अदर इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये धातु का धनायन भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसको ये धातु का धनायन भी आकर्षित करेगा। इस तरह से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को धनायन आकर्षित करता है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो प्रत्येक धनायन को अपनी ओर कौन आकर्षित करता है? इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड बनकर तैयार होता है उस बॉन्ड को आप कहते हो धात्विक बंध। तो कभी अगर यह बताना भी पड़े कि धात्विक बंध कौन से कणों के बीच अप्लाई होता है, तो धातु के धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बॉन्ड बनता है, जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को आप क्या कहते हो? धात्विक आबंध। देखो मैं क्या सोचता हूं, गड़बड़ी इस जगह मत कर देना ऐसा कि आप कहते हो धातु के धनायन और इलेक्ट्रॉनों के बीच। धातु के धनायन और कैसे इलेक्ट्रॉनों के बीच? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसी को कहते हैं धात्विक बंध। धातु क्या होता है? धातु इलेक्ट्रॉनों का समझ लीजिए पूरा समुद्र है, ये बना हुआ है, उसमें से धातु के धनायन बीच बीच में तैर रहे हैं। धातु के टुकड़े को ऐसा बोलते हैं, कहता है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में तैरते हुए धातु के धनायन। यह किसी भी धात्विक ठोस की पहचान होती है कि पूरा समुद्र किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन को, उसमें तैर कौन रहा है? धातु के छोटे छोटे धनायन। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कुछ बातें पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो अब इसमें से थोड़े से अगर लक्षण की बात करी जाए, अगर हमसे कहे कि सर धात्विक ठोसों के आप लक्षण बता दीजिए, सबसे पहला धात्विक ठोसों के लक्षण, तो बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्योंकि अवेलेबल है, ये विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। तो पहले नंबर पर इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये का मतलब धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। सुचालक होते हैं। एक तो ये बात आपको ये बता के आना है कि विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। एक बात और लिख देना बेटा, हालांकि ये बात सभी को पता है कि प्रत्येक धातु का टुकड़ा विद्युत का तो सुचालक होता ही होता है, ये ऊष्मा का भी चालक होता है। तो एक और लिखेंगे कि जो धात्विक ठोस होते हैं, अर्थात ये ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, ऊष्मा के भी सुचालक, ये ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। एक बात बेटा और याद रख सकते हो तो याद रख लें, देखो कहता है कि अगर ऊष्मा का सुचालक होता है और अब हम इस धातु के टुकड़े को अगर गर्म कर दें तो इसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर आप इस धातु के टुकड़े को गर्म करते हो तो गर्म करने से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि धातु के टुकड़े पर उपस्थित हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मिल जाएगी एनर्जी,
और एनर्जी पाकर मुक्त इलेक्ट्रॉनों में से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से कहां चले जाते हैं, बाहर। भैया एनर्जी दे दोगे तो ज्यादा एनर्जी वाला रुकता कहां, एक जगह। आपकी भी एनर्जी कम थी, क्लास फर्स्ट पे पढ़ रहे थे, एनर्जी बढ़ गई, क्लास फर्स्ट से निकलकर कहां चले आए, सेकेंड क्लास में। सेम इलेक्ट्रॉनों का भी ऐसा ही कुछ है। आप एनर्जी ज्यादा दे दोगे तो ये एनर्जी धातु के टुकड़े को पार करके धातु से कहां निकल जाएंगे, बाहर। और अभी सोचने वाली बात है, अभी के ऐसा मानते हैं अभी के दौरान इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 है, तो 100 के 100 मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के चालन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको गर्म किया और उन 100 में से 20 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, सोचो 20 अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो अंदर अब कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 80। और उन 80 इलेक्ट्रॉनों को विद्युत धारा का क्या करवाना है, चालन। पहले 100 करवा रहे थे, अब बेचारे 20 तो बाहर निकल गए तो उनका तो कोई लेना देना नहीं रह गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन अंदर बचे हैं मुक्त वाले, 80। और 80 इलेक्ट्रॉन अगर अंदर बचे हुए हैं तो विद्युत धारा का चलन अब 100 नहीं बल्कि 80 इलेक्ट्रॉन कराएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो गई, कम। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाने से इनकी विद्युत चालकता का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जो कार्य 100 इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, 80 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना कार्य नहीं कर पाएंगे, उससे थोड़ा सा कम कर पाएंगे, तो चालन घट जाएगा। तो एक नंबर और इसी में से जोड़ देते हैं कि ताप वृद्धि पर इनकी विद्युत चालकता घट जाती है, या ऐसा भी लिख सकते थे विद्युत चालकता के मान में कमी आ जाती है, विद्युत चालकता घट जाती है। एक और बात अगर चाहें तो आप इसमें तैयार कर सकते हो, हालांकि आपने इतनी चीजें ठीक ठाक तैयार कर रखी हैं, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, अतः धातुओं को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अगर कभी आपने देखा होगा इस चीज को, जो आपके यहाँ क्षेत्र में बिजली को सुधारने संबंधित दुकानें हैं, इन पे सब में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से लिखा होगा। जानते हो क्यों लिखा है? क्योंकि ये केवल वे उपकरण बेचते हैं, उन दुकानों पर, उन मार्केट्स पर केवल वे उपकरण बिकते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हो रहा है। अर्थात उनके यहां जितने भी चालक हैं वो सारे के सारे चालक हैं इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात इलेक्ट्रॉन के थ्रू चलने वाले हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के थ्रू चलने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अपनी दुकान पे बाहर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स लिखवा रखा है। उनके पास कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के द्वारा होता हो। अगर आयनों के द्वारा चालन वाले उपकरण बेचते तो उसका कोई दूसरा नाम होता, क्योंकि वे केवल उन उपकरणों को बेच रहे हैं जिनमें विद्युत धारा का चलन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हो रहा है। इसलिए दुकानों का नाम में लास्ट में ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स लगा देते हैं। तो एक और बात लिखेंगे कि धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। पूछता है क्यों इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं? क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। तो एक नंबर और लिखेंगे, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक के नाम से भी जाना जाता है, और पूछता है आखिर इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक के नाम से क्यों जाते हैं? क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। तो बेटा आपको धात्विक चालक में इतनी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए।
अगर आप इतनी जानकारी रखते हैं, वैसे तो जानकारी और भी है इससे भी ज़्यादा, लेकिन मैं लिखवाना नहीं चाहता। क्या धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं, तो अगर ऐसे लिखाने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धातुओं में चमक होती है, ये टंकारदार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे क्या है कि फालतू में ऐसे गुणों को लिखाने का कोई भी अर्थ नहीं है। और इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर अगली हेडिंग को पढ़ते हैं। तो ऊपर हेडिंग लिख ली है ना आप लोगों ने। आपको क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के प्रकार, उनके लक्षण एक साथ एक बार में पढ़ लेने हैं, क्योंकि आप सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। एक बार इनको बस केवल देखते हुए चलना है, रिवीजन इन्हीं के माध्यम से हो जाएगा। जैसे सबसे पहले प्रकार का ठोस ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ठोस पहले पढ़ाया हो। जैसे मुझे याद है कि पहला ठोस आयनिक था, लेकिन मैंने इसको नीचे रखा है। जो भी ऊपर है पहले उसी को पढ़ेंगे। कहता है पहले प्रकार का ठोस होता है अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस में अगर कोई पूछता है अवयवी कण का कार्य कौन करेगा, या तो अध्रुवीय अणु कार्य करेंगे या तो क्या करेगा, परमाणु। कहता है अध्रुवीय ठोस में अणुओं या परमाणु के बीच में कौन सा बॉन्ड वर्क करता है, लंदन बल। ये वान डर वाल्स बल का ही एक प्रकार था। आगे ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ये बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है और शॉर्ट रेंज बॉन्ड भी होता है, अर्थात बहुत कम दूरी पर अप्लाई होता है। दूरी बढ़ने के साथ ये बॉन्ड या आकर्षण बल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कहेगा तो H2, I2 और AR। कहता है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अध्रुवीय की नर्म होती है, ये विद्युत का चालन बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और इनके गलनांक होते हैं बहुत कम। देखो कैसे गलनांक बहुत कम होते हैं, तुम खुद देखो। हाइड्रोजन सॉलिड जरूर लिखा है, लेकिन आपने हाइड्रोजन को किस रूप में देखा है, गैस। इसका मतलब इसका गलनांक कम होगा। भैया ये गलनांक क्या, ये क्वथनांक से ऊपर टेम्परेचर पर है। मतलब गलनांक में तो पदार्थ पहले ठोस से द्रव में आता है, और क्वथनांक में पदार्थ द्रव से कौन सी अवस्था में आता है, गैस। और हमें ये हमेशा कौन सी अवस्था में मिलता है, गैस। इसका मतलब इसको बहुत ठंडा करेंगे तो ये द्रव अवस्था में जाएगा, और भी बहुत ठंडा करेंगे तो कौन सी अवस्था में जाएगा, ठोस। तो गलनांक क्वथनांक तो इसके बहुत लो हैं, क्योंकि हमें इसे ठोस में बदलने के लिए तो हमें इसको माइनस में टेम्परेचर ले जाना होगा इसका। अगर टेम्परेचर माइनस में चला गया तो इसका गलनांक हो जाएगा बहुत ही कम। नेक्स्ट आता है ध्रुवीय आणविक ठोस, या आप इसको ध्रुवीय ठोस भी बोल सकते हो। अध्रुवीय आणविक ठोस में अध्रुवीय अणु थे, तो ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण का कार्य ध्रुवीय अणु करते हैं। पूछता है इनके अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण बल लगता है। देखो मैंने पहले भी कहा था परमाणु के बीच कौन सा आकर्षण बल लगता है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल लगता है, तो द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। कहता है इसका एग्जाम्पल HCl, HI और SO2 इसके एग्जाम्पल हैं। अगर ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये नर्म होते हैं और विद्युत का चलन किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, और इनके जो गलनांक होते हैं वो होते हैं कम। हाँ ये जरूर मैं मानता हूं कि अगर इनको जल में घोल दिया जाएगा तो फिर इनका घोल जो है वो विद्युत धारा का चलन कर सकता है, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत का चलन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस या हाइड्रोजन आबंधित ठोस। इसमें से अवयवी कण का कार्य वे अणु करते हैं जिन पर हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन आबंध जिन अणुओं पर पाया जाता है उनकी ध्रुवीयता बहुत ही अधिक होती है, अर्थात उसमें परमाणु के बीच का बना हुआ बॉन्ड एक और बहुत ही ज्यादा खिसका हुआ होता है, ध्रुवणता अधिक होती है, इसलिए मैंने लिखा है अधिक ध्रुवीय अणु। कहता है अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड वर्क करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या बताएंगे, तो उन अणुओं को बताएंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो जल हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, क्योंकि इनके अणुओं में से तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया ही जाता है। कहता है अगर ये ठोस अवस्था में होगी, तो आप सबको मत ध्यान दो, जल ठोस अवस्था में देखा है, अर्थात बर्फ के रूप में कठोर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है कठोर। कहता है विद्युत का सुचालक होता है, नहीं कुचालक होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में देखो क्या है कि ये ठोस अवस्था में जब होते हैं इन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, देखो क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन भी हैं वो भी बॉन्ड बनाए बैठे हैं, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और ठोस अवस्था पे इनके आयन गति नहीं कर सकते। तो इन दोनों वजहों से ये विद्युत का कुचालक होता है। हाँ गलनांक कहेगा कम होता है इसका, क्यों, आप जरा ध्यान दो, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका गलनांक होता है। बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे ये पिघल जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है,
और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गलनांक के दृष्टिकोण पर तो बहुत कम है, तो मैंने इसको लिखा है गलनांक इसका भी कैसा होता है, कम। नेक्स्ट नंबर पे आता है आयनिक ठोस, इसको ज्यादा डिमांड में रखना है। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक, ये तीनों लास्ट में लिखे और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ठोस भी हैं। आयनिक ठोस में अवयवी कण का कार्य धन आयन और ऋण आयन करते हैं, क्योंकि बॉन्ड भी धनायन और ऋणायन के बीच में ही बनता है, और धनायन और ऋणायन के बीच में बने हुए बॉन्ड को जानते हो क्या कहते हैं, आयनिक बंध। इसलिए आकर्षण बल जो लगता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल की डिमांड करता है तो आप वे एग्जाम्पल लिखो जिसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं, जैसे नमक का टुकड़ा, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। चूना भी लिखना चाहते हो लिख देते, लेकिन आज सारी चीजों को छोड़कर बस एक चीज पर कंसंट्रेट करोगे, नमक के टुकड़े को आपने देखा है। सबसे पहली बात, क्या कठोर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। कहता है भंगुर होता है, भंगुर का मतलब जानते हो, भंगुर का मतलब है अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करते हुए टूट जाना। जैसे क्या है, मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास कोई भी ठोस पदार्थ, जैसे रबर का कोई ठोस टुकड़ा है, और उस रबर के ठोस टुकड़े को अगर आप चाहोगे तो उसकी आकृति में बदलाव कर सकते हो उस पर बल लगाकर। लेकिन अभी सोचने वाली बात है, ये चौक का टुकड़ा, अगर हम इसकी आकृति में थोड़ा सा भी बदलाव करना चाहें, ऐसा नहीं होगा कि किसी ने ऐसा सोचा हो कि सर जी थोड़ा सा बदलाव करोगे चाक टेढ़ी हो जाएगी भी, ये आकृति में बदलाव करेगा ही नहीं, तुरंत टूट जाएगा। अगर कोई पदार्थ अपनी आकृति में बदलाव करने पर टूट जाता है, आप उस पदार्थ को कहते हो भंगुर है। वो समझ पा रहे हो भंगुर मैं किसको कहता हूं, आकृति में बदलाव करने पर क्या हो जाना, टूट जाना, अर्थात परिवर्तन का क्या करना, विरोध। जो परिवर्तन का विरोध करता है वो भंगुर है। आदमी को मत कह देना भंगुर, कह दो ये परिवर्तन का विरोध करता है, ये भी भंगुर है। तो समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ठोस पदार्थों पर बात कर रहा हूं। क्योंकि प्लास्टिक, अच्छा खुद सोचते हो प्लास्टिक भंगुर होता है, नहीं, क्योंकि प्लास्टिक क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, मोड़ सकते हैं। रबड़ मोड़ सकते हैं, धागे को मोड़ सकते हैं। अच्छा मेटल भंगुर होता है कि नहीं होता है? अच्छा बताओ, लोहे के टुकड़े को मोड़ नहीं पाओगे? हाँ, कुछ मेटल भंगुर भी होती हैं। कास्ट आयरन, जिसको कहते हैं ढलवा लोहा, अगर आप लोगों ने देखो क्या है कि अभी इस एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे तो वही एग्जाम्पल बताएंगे जो आपने देखे। अगर आपने वो चारा कतरने वाली मशीन देखी है, कटिया मशीन, उसका जो पहिया लगा रहता है वो, हाँ चक्का जो लगा है वो भैया ढलवे लोहे का बनाया गया है। उसके आकृति में ऐसा नहीं कि लोहा का अगर वो पहिया तुमको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो तुमको टूट जाओ, ठोक के इसको सीधा कर देते हैं। ऐसा करना भी नहीं, वो टूट जाएगा। आकृति में परिवर्तन का विरोध इतना ज्यादा करेगा कि टूट ही जाएगा। अगर आपके यहाँ इंजन वगैरह रहा है वो ट्यूबवेल वाला, तो इंजन के जो पहिए या ज्यादातर पार्ट जो होते हैं, आज भी मोटरसाइकिल के कई पार्ट ऐसे हैं जो कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं, अर्थात ढलवे लोहे से ही बनाए जाते हैं, ताकि ये इनकी आकृति में परिवर्तन न हो। पता लगा अगर आकृति में परिवर्तन हो गया तो इंजन, जब गाड़ी स्टार्ट की इंजन था इतना बड़ा 120 सीसी का, 125 का, धीरे धीरे हीट हो गया, और हीट होने पर ऊष्मा पाकर धातुएं क्या होती हैं, फैलती हैं। तो जब गाड़ी बंद किया 100 किलोमीटर के बाद, तो 125 सीसी वाला इंजन जो है वो अब 150 सीसी का इंजन बन चुका है। आकृति में बदलाव कर लिया उसने। ऐसा नहीं होता, तो कुछ पार्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि आकृति में विरोध नहीं करेंगे। हाँ, अगर आकृति में आप परिवर्तन करना जाओगे तो टूट जाएंगे। भंगुर इसलिए लिखा गया है। तो नमक का टुकड़ा भी आकृति में परिवर्तन नहीं होने देता। आप नमक के टुकड़े को कभी सोचना कि इस टुकड़े को थोड़ा मोड़ लें, ब्रेक हो जाएगा, मुड़ेगा नहीं किसी हालत में। कहता है ठोस अवस्था में कुचालक। वैसे मैं क्या सोचता हूं, यहां इस चीज का कोई अर्थ नहीं है। आपको कल इतना लिखना चाहिए कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है और इसके गलनांक भैया बहुत ही अधिक होते हैं। मैं अधिक इसमें लिख रखा हूं मैंने, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूं कि इसके गलनांक बहुत अधिक होते हैं। नॉर्मली ऐसे पदार्थों को आप पिघला नहीं पाते हो, आयनिक पदार्थों को तो। लेकिन सर जी ने यह भी लिखा है कि इसका मतलब है गलित अवस्था और इसका मतलब है घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। हालांकि मैं क्या बोल रहा हूं, इसको लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने केवल लिखाया इसलिए क्योंकि ये गुण बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक कब होते हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इस टाइप का, इसलिए भैया मैंने उसको वहां पर स्थान दे दिया है। अगले नंबर पर चलते हैं, धात्विक ठोस। अच्छा, धात्विक ठोस तो अभी भी पढ़ा है। धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अवयवी कण, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध। कहेगा एग्जाम्पल, तो कोई भी धातु लिख दीजिए आप,
जरूरी नहीं कि यही धातुएं आप लिखोगे, आपके पास चांदी जैसे मैंने लिखी आप उसको लिख सकते हो, सोना मैंने लिखा उसको लिख सकते हो, आप और भी कोई धातु लिख सकते हो। कहता है कठोर होता है, मैं मान गया कठोर होता है, लेकिन भंगुर नहीं होता है। कठोर का मतलब ठीक है दृढ़ रहेगा, तन्यता का गुण होता है और आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आप इसको पीट भी सकते हो, आप इसको पतले तार के रूप में खींच भी सकते हो। सबसे ज्यादा अधिक तन्यता किस पर पाई जाती है? स्वर्ण पर। नेक्स्ट नंबर पे कहते हैं विद्युत का सुचालक होता है। हाँ बिल्कुल सुचालक होता है, और ये विद्युत का ही नहीं ऊष्मा का भी सुचालक होता है धातु। तो कहता है कि गलनांक अपेक्षाकृत ज्यादा ही होता है, हालांकि कुछ धातुओं के गलनांक कम भी है, कुछ धातुएं जल्दी भी पिघल जाती हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए इनसे, तो उसके अपेक्षा तो धात्विक ठोसों का गलनांक जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। आखिरी में आता है सह संयोजक ठोस, इसी का एक और नाम था नेटवर्क ठोस। अवयवी कण का कार्य केवल और केवल क्या करते हैं? परमाणु। बॉन्ड कौन सा बनता है? सह संयोजक। इसके बाद आता है एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल हीरा है, ग्रेफाइट है और लकी बॉल मैंने लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो मेरे पास और भी एग्जाम्पल थे, मैं उसको सिलिका कार्बाइड है एग्जाम्पल इसका, वो लिखा जा सकता था। इनमें से ग्रेफाइट केवल छोड़ दिया जाए। देखो क्या है, ग्रेफाइट के थोड़े एक्सेप्शनल केस मिलते हैं तो सारे गुण में लग जाएंगे। क्या कि हीरा, लकी बॉल वगैरह कठोर भी होते हैं, विद्युत के कुचालक भी होते हैं और इनके गलनांक अधिक भी होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का कैसा होता है? सुचालक और मुलायम होता है। मुलायम ऐसा होता है पेंसिल की नोक पर लगा रहता है, मुलायम होता है, लिखते रहते हो घिसता जाता है। नॉर्मल हीरे पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, हीरा तो इस दुनिया के सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। तो ये सारे गुण हो गए। मैं क्या समझता हूं कि आपको जब भी कभी क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ने का नंबर आया, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोसों के गुण, अवयवीकरण, आकर्षण बल, आप सभी कुछ जान जाओगे एग्जाम्पल से। इसको नोट करो भैया, अगली हेडिंग को पढ़ते हैं। अगला शब्द जो अपने चैप्टर पे बहुत बार यूज में आने वाला है, क्रिस्टल जालक, या उसको आप क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, और बेटा त्रिविम जालक, या आप उसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं। क्या है कि ये शब्दों के अर्थ जान लेने बिल्कुल जरूरी है। क्या है ना कि चैप्टर में बार बार ये शब्द मेरे सामने आएगा, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, या क्रिस्टल जालक नहीं आएगा तो त्रिविम जालक आएगा, और आप कहोगे सर जी त्रिविम जालक पता नहीं क्या होता है इसका अर्थ। तो इन शब्दों की जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। देखो मैं त्रिविम जालक को डिफाइन कैसे करता हूं, ऐसे कुछ सुनो। अगर आपके पास, देखो ये मेरे पास है, ये ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ में बहुत ही छोटे छोटे कण होंगे, अर्थात ये बहुत ही छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना है, और इस ठोस पदार्थ के अंदर वे सारे के सारे छोटे छोटे अवयवी कण एक निश्चित स्थान पर बैठे हैं। तो अवयवी कण जिस निश्चित स्थानों पर बैठे हैं, जिस निश्चित व्यवस्था पर बैठे हैं, उन निश्चित स्थानों या व्यवस्था को ही कहते हैं क्रिस्टल जालक। मैं दोबारा सी बात इस बात को रिपीट कर देता हूं, तो प्रत्येक, इसी की बात नहीं है, प्रत्येक ठोस पदार्थ, आप इसको भी देख सकते हैं, चौक है आप, अब आप ये तो जानते हो ये चौक जो है वो केवल एक पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी, बल्कि इसमें से बहुत छोटे छोटे कण हैं, और उन सभी छोटे छोटे कणों की एक निश्चित व्यवस्था है। निश्चित व्यवस्था का मतलब जानते हो, सबके स्थान निश्चित हैं, और उस निश्चित व्यवस्था को ही कहा जाता है क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस। तो डिफाइन अगर करना हो तो कैसे बताएंगे? किसी भी ठोस पदार्थ में या किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की व्यवस्था को ही उस क्रिस्टल का क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। और फिर आता है सर जी क्रिस्टल जालक होता कितने प्रकार का है? तो अवयवी कणों की जो अरेंजमेंट है वो 3 प्रकार की होती है। एक विमीय क्रिस्टल जालक हो सकता है, द्विविमीय क्रिस्टल जालक हो सकता है, और हो सकता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो मैं क्या सोचता हूं, मैं सबसे पहले क्रिस्टल जालक को पढ़ता हूं और फिर देखते हैं कि ये एक विमीय द्विविमीय का अर्थ क्या है, उस बात को भी तो समझें। तो सबसे पहले क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? किसी ठोस पदार्थ, किसी ठोस पदार्थ में अणु
परमाणु या आयनों। बेटा अगर कोई व्यक्ति अणु, परमाणु या आयनों नहीं कहना चाहता तो वो कह सकता है अवयवी कणों। आप अगर लगता है कि हम अणु, परमाणु या आयन नहीं कहना चाहते तो आप जानते हो क्या कह सकते हो, अवयवी कणों। अवयवी कणों की व्यवस्था को, अवयवी कणों की व्यवस्था को, ना व्यवस्था कहना चाहो संरचना को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं, को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। यही लिख देते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। बात आती है कि अपने यहां क्रिस्टल, अपने यहां क्या क्रिस्टल जालक कितने प्रकार का होता है, तो भैया क्रिस्टल जालक होता है 3 प्रकार का। यहां लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा क्रिस्टल जालक होता है, तो मैं नाम सबके नहीं लिखता, सीधे हेडिंग बना देते हैं उसको। पहला होता है एक विमीय, आप क्रिस्टल जालक को केवल जालक भी लिख सकते हो, एक विमीय जालक। देखो एक विमीय जालक होता कैसा है, उसको ध्यान देते हैं। अगर आपके पास कोई ठोस पदार्थ ऐसा है जिसमें उस ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण हैं वो सारे के सारे अवयवी कण एक सीधी लाइन पर अरेंज बने हैं। आपने एक ठोस पदार्थ लिया और आपको पता चला कि ये ठोस पदार्थ में जितने भी अवयवी कण हैं वो सारे के सारे अवयवी कण A to Z, जितने भी अवयवी कण हैं वो सारे के सारे अवयवी कण एक सीधी लाइन पर अरेंज हैं। जानते हो इस प्रकार के क्रिस्टल जालक को क्या कहते हो, एक विमीय जालक। पूछता भी एक विमीय जालक क्या होता है, अवयवी कण एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। ज्यादा बातें लिखना नहीं है, बस एक केवल बात लिखना है कि अवयवी कण, अवयवी कण एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। और फालतू में बहुत बड़ी परिभाषा बनाने के चक्कर में मत पढ़ना, कह दो कि सर जी इतना छोटा लिख करके नहीं आएंगे, हम तो अभी पूरा खतरनाक वाला आंसर देकर आएंगे। तो ऐसा कुछ भी है नहीं, उसमें से बेटा आपको नंबर वही मिलने वाला है जो आप इतना भी लिख करके आ जाओगे। तो अगर कभी भी कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ मिले जिसके अवयवी कण केवल सीधी लाइन पर अरेंज है, एक सरल रेखा में जुड़े हुए हैं, एक सरल रेखा में रखे हुए हैं, भैया ऐसे संरचना को या ऐसे जालक को एक विमीय जालक कहते हैं, या इसको सिंगल डायमेंशनल लैटिस कहते हैं इसको, क्योंकि सेम डायमेंशन में, एक ही डायमेंशन में सारे के सारे पार्टिकल्स रख दिए गए हैं। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं। अच्छा नाम तो सभी जान गए होंगे, क्या है, द्विविमीय। ये नाम ऐसे होते हैं कि बच्चा अगर एक को जान गया तो सारे के नाम तो जान ही जाएगा, एक भी प्रकार का जालक उसके नाम से नहीं छूट पाएगा। अब होता क्या, देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा होगा, और थोड़ा भी नहीं, मैं तो सोचता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। इसमें इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप बोलते हो एक्स अक्ष और इसको बोलते हो वाई अक्ष। अगर पार्टिकल को 2 डायमेंशन पे रखा जाए, एक्स अक्ष के अनुदिश भी रखा जाए और वाई अक्ष के अनुदिश भी रखा जाए। पहले मैं पार्टिकल को एक्स अक्ष के अनुदिश रखता हूं, देखो अब मैं पार्टिकल को वाई अक्ष के अनुदिश रखता हूं। अब अगर आप इस बात को ध्यान से देखोगे, पार्टिकल एक्स अक्ष की दिशा में भी रखे हैं और पार्टिकल वाई अक्ष की भी दिशा में रखे हैं,
तो इस प्रकार की संरचनाओं को या अवयवी कणों की इस संरचना को कहते हैं द्विविमीय जालक। आपको इस परिभाषा से मैं बताऊं ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक विमीय और द्विविमीय जालक के नाम से हम केवल संरचना का प्रकार पहचानने आए हैं। शायद डिफिनेशन कभी पूछी भी ना जाएगी, केवल आपसे पूछा जाएगा कि ये स्ट्रक्चर आपको देखकर जानना होगा, एक विमीय है या द्विविमीय, या आप ऐसा सोच सकते हो स्ट्रक्चर का नॉलेज आपको रखना चाहिए, एक विमीय कैसा होता है और द्विविमीय कैसा होता है। मुझे डिफिनेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं, मैं लिख दूंगा अवयवी कण, एक सरल रेखा वाली बात नहीं लिखेंगे, दो अक्षों के अनुदिश होते हैं, तो इस बात को लिखेंगे अवयवी कण दो अक्षों के अनुदिश। अब देखो, अगर तुमने मैथ ले रखी है तो इस बात को भी ध्यान देने वाली बात है, सर जी ने एक्स और वाई अक्ष बना दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन सर जी ने यहां एक्स और वाई अक्ष नहीं लिखा, तो कि बेटा आप जानते हो ये मैंने एक्स और वाई के अक्ष के अनुदिश रखा हो सकता है पार्टिकल वाई और जेड अक्ष के अनुदिश रखे हो सकता है पार्टिकल जेड और एक्स अक्ष के अनुदिश रखे हो। तो एग्जाम्पल के तौर में तो मैं ये बना सकता हूं, लेकिन डिफिनेशन पे उस चीज को नहीं लिख सकता। अगर एक्स वाई लिख देंगे डिफिनेशन में तो फिर वाई जेड छूट जाएगा, जेड एक्स छूट जाएगा, इसलिए मैंने केवल इतनी बार लिखा है दो अक्षों के अनुदिश, दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित होते हैं। ये वाई जेड एक्स वाली बात शायद मेरे ख्याल से मैथ वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे, अनुदिश व्यवस्थित होते हैं। अब लास्ट में आ जाते हैं थर्ड नंबर, त्रिविमीय जालक। त्रिविमीय जालक अवयवी कण आकाश में, आकाश का मतलब स्पेस में, किसी भी किन्हीं भी स्वतंत्र तल, किन्हीं भी स्वतंत्र तलों पर हो सकते हैं, हो सकते हैं। आप कहते हैं आकाश में या स्पेस में किन्हीं भी स्वतंत्र तलों पर हो सकते हैं, इसका अर्थ क्या है? देखो फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो बेटा ये होता है, देखो अब इसमें से अक्ष को और गिनोगे, सोचो किसी एक पॉइंट पर चले जाओ, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्ष हैं। त्रिविम में आप स्पेस में आप किसी भी अक्ष पर पार्टिकल्स को रखने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसा मुझे लग रहा था कि ये कठिन हो जाएगा, लेकिन ठीक है फिर भी। तो एक काम करोगे, इसको नोट करोगे, इसमें से अवयवी कण कहां होंगे? कहीं पर भी हो सकते हैं अवयवी कण, इन जगहों पर कहीं पर भी अवयवी कण व्यवस्थित हो सकता है। एक काम करोगे, जल्दी से इसको नोट कर लो भैया, बाकी जो चीजें हैं उसको पढ़ेंगे अगली क्लास पे। क्या करना है, दोबारा से बनाना है? अच्छा, इस बाकी को तो नोट करो भैया।